अगर माँ सब कुछ भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली थी तो फिर वो महाडायन कब और कैसे बन गई? युग के मन में ये सारे सवाल चल ही रहे थे कि चित्रा फिर युग से बोल पड़ती है। युग बेटा, उस दिन बस में बैठने के बाद मेरे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं कहाँ पर जाऊंगी। प्रशांत ने बोल दिया था कि मैं यहाँ से दूर जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करूँ, पर उसे क्या पता नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए भी किसी न किसी अपने की जरूरत पड़ती है, और अब तो मेरे पास कोई भी अपना नहीं बचा था। सब मुझसे दूर हो चुके थे। कहते हैं ना, जिस पर बीतती है वही जानता है। युग बेटा, मैं ही जानती थी उस वक्त मुझ पर क्या बीत रही थी। चित्रा एक लंबी आह भरने के बाद फिर बोल पड़ती है। जब मैं मेहंदी पथार रेलवे स्टेशन पहुंची तो मेरे सामने से कई ट्रेनें गुजर रही थी, पर मुझे पता ही नहीं था कि मैं किस ट्रेन में बैठूं। ऐसी कौन सी ट्रेन थी जिसमें बैठने से मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो जाती। मैं सोच ही रही थी कि मैं कहाँ पर जाऊं, कौन सी ट्रेन में बैठूं। उसी वक्त मेरी मुलाकात उस शख्स से हुई जिसने मेरी जिंदगी को तो बदल कर रख ही दिया था, साथ में खुद मुझे भी बदल दिया था। मुझे डरपोक से डायन बना दिया। मुझे लगा ही नहीं था कि वो मुझे वहां पर मिलेगी, मेरी जिंदगी को एक नई मंजिल देने के लिए। चित्रा के इतना कहते ही फिर आंसू की बूंद के अंदर हलचल होने लग जाती है। कुछ देर बाद जब चीजें स्पष्ट नजर आती हैं तो युग देखता है कि चित्रा मेहंदी पथार स्टेशन पर एक बेंच पर बैठी हुई थी। उसके आसपास कोई नहीं था। पूरा मेहंदी पथार स्टेशन सुनसान पड़ा हुआ था। वहां पर बस वो अकेली बैठी हुई थी। शाम हो चुकी थी, जिस कारण अंधेरा भी होने लग गया था। चित्रा खुद से बात करते हुए कहती है, ये कैसा भूचाल आया है मेरी जिंदगी में? क्या से क्या बन गई है मेरी जिंदगी कि अब मेरा इस दुनिया में कोई बचा ही नहीं है। मैं कहाँ जाऊं, कैसे फिर से जीना शुरू करूं, वो भी मेरे बेटे युग के बिना। वही तो मेरी जिंदगी था। इतना कहकर चित्रा अंदर ही अंदर रोने लग जाती है। सिर्फ मर्द ही अपने आंसू नहीं छुपाते हैं, कई बार औरतें भी अपने आंसू अपने अंदर ही छुपा लेती हैं। उन्हें बहने से रोक लेती हैं ताकि वो टूटे ना, अपने आप को अंदर से मजबूत कर सके और खुद को हौसला दे सके। चित्रा भी बार बार खुद को यही हौसला देने की कोशिश कर रही थी। प्रशांत ने चित्रा को जो बातें बताई थी, चित्रा को वो बातें याद आने लग जाती हैं। चित्रा खुद से कहती है, प्रशांत सही कह रहा था, मैं उस भक्षानर के बनाए हुए चक्रव्यूह में फिर से नहीं फंस सकती। यक्षिणी ने अनुराग के साथ क्या बिसाह किया, क्यों रज्जन को श्राप दिया, मुझे कुछ नहीं जानना। मैं भला ये सब जानकर क्या करूंगी? अनुराग तो वैसे ही मर चुका है, और रही बात युग की, तो उस भक्षानर ने मेरे बेटे को भी मुझसे हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिया है। अब मुझे कुछ नहीं जानना है, दूर रहना है इन सब चीजों से। अगली ट्रेन जो भी आएगी मैं उसी में बैठ जाऊंगी, चाहे फिर वो मुझे कहीं पर भी क्यों न ले जाए। वहीं से मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगी। चित्रा ठान लेती है कि जो भी अगली ट्रेन आएगी उसमें वो बिना कुछ सोचे समझे बैठ जाएगी। चित्रा अगली ट्रेन के आने का इंतजार करने लग जाती है, जो कि मेहंदी पथार रेलवे स्टेशन की आखिरी ट्रेन थी। तभी उसे ट्रेन के आने की आवाज सुनाई देती है। अगले ही पल उसके सामने एक ट्रेन आकर रुक जाती है। चित्रा अपना सामान लेकर बेंच पर से उठ जाती है। वो ट्रेन के पास जा ही रही थी कि तभी उस ट्रेन की बोगी में से एक सुनहरी बिल्ली निकलती हुई नजर आती है, जो बोगी से नीचे उतरती है और बोगी के दरवाजे के पास ही रुक जाती है। जब चित्रा उस सुनहरी बिल्ली को देखती है तो वो अपना एक कदम तक आगे नहीं बढ़ाती है। वो उस सुनहरी बिल्ली को देखकर दंग रह गई थी और वहीं पर खड़ी रह गई थी। चित्रा अच्छे से जानती थी कि वो सुनहरी बिल्ली कौन थी। उसने उसे आखिरी बार तब देखा था जब वो कोलकाता छोड़कर दिल्ली जा रही थी, और आज फिर एक बार वो उसके सामने आ गई थी जब वो मेहंदी पथार छोड़कर जा रही थी। अगले पल ट्रेन स्टेशन से रवाना होने लग जाती है। ट्रेन की आखिरी बोगी जैसे ही वहां से गुजरती है, वो सुनहरी बिल्ली एक बेहद ही खूबसूरत औरत के रूप में बदल जाती है, जिसकी चोटी उसकी पीठ पर सांप की तरह रेंग रही थी। चित्रा उस औरत को देखते हुए कहती है, रुबीना जी आप? रुबीना चित्रा के पास आते हुए कहती है, हाँ चित्रा मैं, कैसी हो तुम? चित्रा पलटकर कुछ जवाब नहीं देती है, बस अपनी नजरें नीचे कर लेती है। रुबीना ही खुद बोल पड़ती है, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम ठीक होगी। चित्रा अभी भी चुप ही खड़ी रहती है। रुबीना फिर बोल पड़ती है, तुम ठीक होगी भी कैसे? तुम एक भक्षानर के वंशज से शादी करके पछता जो रही हो। जैसे ही रुबीना ये बात बोलती है, चित्रा उसे हैरानी के साथ देखने लग जाती है। चित्रा मन में सोचने लग जाती है, इसे कैसे पता कि अनुराग एक भक्षानर का वंशज है? रुबीना फिर बोल पड़ती है, ऐसे मत देखो मुझे चित्रा, तुमने क्या किया है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मुझे सब पता है, मुझसे कुछ नहीं छुपा है। तुम्हें क्या लगता है कि हमारी नजर तुम पर नहीं है? हमारी नजर तो तुम पर तुम्हारे जन्म से ही है, पर ना कभी तुम्हारे माँ बाप हमें समझ पाए, ना ही तुम हमें कभी समझ पाई कि हम सब तुम्हारी भलाई ही चाहते हैं।
इसलिए तुम्हें अपने साथ अपनी काली दुनिया में ले जाना चाहते हैं। चित्रा अभी भी चुप खड़ी रहती है। रूबीना कहती है, जब तुम दिल्ली आई थी उस वक्त भी हमने तुम पर नजर रखी हुई थी। तुम्हें हम ऐसे ही इंसानों के साथ कैसे छोड़ देते? हर वो बिल्ली जिस पर कभी तुम्हारी नजर पड़ी होगी वो बिल्ली नहीं थी बल्कि डायनी थी, जिन्हें मैंने ही तुम पर नजर रखने के लिए भेजा था। दिल्ली में जब अनुराग तुम्हें पहली बार कॉलेज में मिला था उस वक्त ही मुझे पता चल गया था कि अनुराग एक भक्षानर का वंशज है। चित्रा हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा? आपको पता था? तो फिर आपने मुझे रोका क्यों नहीं? मुझे अनुराग से क्यों दोस्ती करने दी? क्यों उससे प्यार होने दिया? रूबीना धीरे धीरे कहती है, अगर बता देती तो क्या तुम रुक जाती चित्रा? मेरी बात मान लेती? तुम मेरे कहने से दूर रहती अनुराग से? चित्रा मायूसी के साथ अपना सिर नीचे झुका लेती है। उसका ये मूवमेंट देखकर रूबीना समझ जाती है कि उसका क्या जवाब था। रूबीना झट से बोल पड़ती है, नहीं रह पाती ना तुम अनुराग से दूर, आखिर तुम उसके प्यार में जो थी। अगर प्यार इंसान को एक नई जिंदगी देता है तो वही प्यार उसकी जिंदगी को तबाह भी कर देता है, और तुम्हारे प्यार ने तुम्हारे साथ वही किया है। मुझे पता था कि इंसानों के बीच रहकर तुम भी पूरी इंसानों की तरह ही बन चुकी हो। तुम्हारे अंदर भी उसी के गुण आ गए हैं, और जब तक इंसान को ठोकर नहीं लगती है वो संभलता नहीं है, किसी की बात नहीं मानता है। इसलिए तुम्हें भी ठोकर लगना जरूरी थी, एक बड़ी ठोकर, और अब वो तुम्हें लग चुकी है। चित्रा चुपचाप रूबीना की सारी बातें सुनती रहती है और अपनी गलती पर पछताते रहती है। कुछ देर चित्रा और रूबीना के बीच खामोशी छाई रहती है। जब चित्रा कुछ नहीं कहती है तो रूबीना ही फिर बोल पड़ती है, तो फिर अब क्या करने का सोचा है तुमने चित्रा? कहाँ पर जा रही हो तुम? चित्रा मायूसी के साथ कहती है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर जा रही हूँ। मेरी किस्मत मुझे जहाँ पर ले जाएगी मैं वहीं पर चली जाऊंगी। रूबीना पलट कर कहती है, जो लोग किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं उनकी जिंदगी पूरी तबाह हो जाती है। चित्रा कुछ गुस्से के साथ कहती है, पर मैं अपनी जिंदगी तबाह नहीं होने दूंगी। एक नई जगह जाकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगी। रूबीना तेज तरार आवाज में कहती है, कैसे करोगी नई जिंदगी की शुरुआत चित्रा? इन इंसानों के साथ रहकर। भूलो मत, ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, तुम्हारी एक अलग दुनिया है। तुम इस दुनिया के लिए नहीं बनी हो। तुम यहाँ पर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत नहीं कर सकती, बल्कि बाकी की बची खुची जिंदगी को बर्बाद ही करोगी। इसलिए अभी भी वक्त है, मेरे साथ चलो हमारी काली दुनिया में। तुम्हारे लिए वही दुनिया बनी है, उसी काली दुनिया में तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत हो सकती है। चित्रा ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस काली दुनिया में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मेरे माता पिता ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी ताकि मैं उस काली दुनिया से दूर रहूं, और तुम मुझे उसी दुनिया में जाने का बोल रही हो। रूबीना चित्रा को एकटक देखते हुए कहती है, अपनी जान की कुर्बानी देकर तुम्हारे माता पिता ने तो तुम्हें दूर कर दिया काली दुनिया से, पर क्या तुम युग को दूर नहीं करोगी उस काली दुनिया से? उसे सुरक्षित नहीं रखना चाहोगी? चित्रा हिम्मत करते हुए बड़े ताव के साथ कहती है, मैं अपने बेटे युग को सब चीजों से सुरक्षित करके ही यहाँ से जा रही हूँ। मैंने उसके गले में यक्षिणी के हीरे का लॉकेट पहनाया है ताकि यक्षिणी उसका कुछ न करे। मैंने भक्षानर के साथ बिसाहा किया है ताकि भक्षानर उसके पास तक ना भटक सके, उससे हमेशा दूर रहे। रूबीना पलट कर कहती है, तो तुम्हें क्या लगता है इतने से इंतजाम करने के बाद तुम्हारा बेटा युग सुरक्षित हो जाएगा? जिस वक्त उस भक्षानर को पता चलेगा कि यक्षिणी का हीरा उसके पास नहीं है, तो फिर देखना वो क्या करता है। एक पल भी नहीं लगेगा उसे वो हीरा युग से छीनने में। चित्रा कहती है, पर उसने मेरे साथ बिसाहा किया है, वो युग के पास नहीं जा सकता। रूबीना जवाब देती है, वो युग के पास नहीं जा सकता तो क्या हुआ? वो किसी और को तो युग के पास भेज सकता है ना, उस हीरे को लेने के लिए। सिर्फ हीरे को लेने के लिए नहीं, बल्कि युग को भी मारने के लिए। हो सकता है वो यक्षिणी को ही भेज दे, आखिर यक्षिणी उसी के पास तो कैद है ना, वो जो चाहे यक्षिणी से करवा सकता है। रूबीना की ये बात सुनकर चित्रा और ज्यादा घबरा जाती है। थोड़ी देर पहले बिसाहा करने और यक्षिणी का हीरा युग को देने के बाद जिन चिंताओं से वो मुक्त हो गई थी, उन चिंताओं ने उसे वापस से घेर लिया था। उसे फिर से युग की फिक्र होने लग गई थी। चित्रा डरने लग गई थी। चित्रा डरते हुए कहती है, तो फिर क्या करूं मैं? कैसे बचाऊं मैं अपने बेटे को? रूबीना कहती है, उस भक्षानर को डरा कर चित्रा, बता दो उस भक्षानर को कि डायन डरती नहीं है बल्कि डराती है। तुम्हारे पास तो डायन और पिशाच दोनों की शक्तियां हैं। वो भक्षानर का अंश सोच भी नहीं सकता, तुम उसका क्या हाल कर सकती हो? चित्रा बड़े गौर से रूबीना की सारी बातें सुनती रहती है। रूबीना कहती है, पर यह सब तभी हो सकता है जब तुम काली दुनिया में प्रवेश करो, अधूरी डायन से पूरी तरह डायन बनो, और फिर डायन से महाडायन।
तभी तुम अपने बेटे युग को उस भक्षानर से भविष्य में बचा पाओगी, क्योंकि आने वाले वक्त में वो भक्षानर और ताकतवर बनने वाला है। वो ताकतवर बने उससे पहले ही तुम उसे हराने के काबिल बन जाओ, काली दुनिया में प्रवेश करके। रुबीना की बातें सुनकर चित्रा सोच में डूब जाती है। रुबीना कहती है, अब फैसला तुम्हारे हाथ में चित्रा, तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। इंसानों के साथ ही रहकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है, या फिर मेरे साथ काली दुनिया में प्रवेश करके युग के आने वाले भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित करना है। भविष्य में उसके ऊपर जो मुसीबतें आने वाली हैं, उसे उससे बचाना है। चित्रा सोच ही रही थी कि तभी ट्रेन के आने की आवाज सुनाई देती है, जिस कारण चित्रा का ध्यान उस ट्रेन की तरफ चले जाता है। चित्रा मन में सोचती है, आखिरी ट्रेन तो गुजर गई थी, फिर ये ट्रेन यहाँ कैसे? रुबीना बोल पड़ती है, तुम्हारी आखिरी ट्रेन अभी तक इस स्टेशन से गई नहीं है चित्रा। जो ट्रेन तुमने गुजरते हुए देखी थी वो सब तुम्हारा भ्रम था। तुम्हारी ट्रेन तो अब आ रही है। तुम सोच लो, उस ट्रेन में बैठकर तुम्हें अपनी एक नई जिंदगी फिर से शुरू करनी है, या फिर मेरे साथ रहकर भक्षानर को हराना सीखना है अपने बेटे युग को बचाने के लिए। पर तुम जो भी फैसला लो, सोच समझ कर लेना, क्योंकि काली दुनिया में प्रवेश लेना तो बड़ा आसान है, पर उससे निकलना बहुत मुश्किल। काली दुनिया से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है, फिर वही आपकी अंतिम दुनिया होती है। इतना कहकर रुबीना चुप हो जाती है। चित्रा के सामने एक ट्रेन आकर रुक जाती है। चित्रा एकटक ट्रेन को देखते रहती है और सोचते रहती है वो क्या करे। बोगी के अंदर कदम रखने से उसकी एक नई जिंदगी शुरू होने वाली थी, तो स्टेशन पर रुककर वो काली दुनिया में कदम रखने वाली थी। चित्रा के चेहरे के सामने कभी उसके माता पिता का चेहरा आ रहा था, तो कभी युग का चेहरा आ रहा था। एक तरफ माता पिता की कुर्बानी याद करके उसका मन बोगी में बैठने का कर रहा था, तो दूसरी तरफ युग का चेहरा देखकर भविष्य में युग को बचाने के लिए काली दुनिया में प्रवेश करने का उसका मन कर रहा था। वो फैसला नहीं ले पा रही थी कि वो क्या करे। अगले पल चित्रा अपना कदम बोगी में रखने के लिए आगे बढ़ाती है। ये देखकर रुबीना मायूस हो जाती है कि इतना समझाने पर भी चित्रा ने उसकी बात क्यों नहीं मानी थी। इसलिए रुबीना नीचे नजरें करते हुए दूसरी तरफ देखने लग जाती है। अगले ही पल ट्रेन की फिर से आवाज सुनाई देती है और ट्रेन स्टेशन से निकल जाती है। रुबीना मायूसी के साथ कहती है, अब तो चित्रा भी चली गई, अब क्या होगा? सहसा एक औरत की आवाज सुनाई देती है, अब भक्षानर का अंत होगा। यह आवाज सुनते ही रुबीना जब अपनी नजरें ऊपर करती है तो देखती है कि चित्रा वहीं पर खड़ी हुई थी। उसने ट्रेन में जाने के लिए अपना कदम तो आगे बढ़ाया था, पर वो ट्रेन में चढ़ी नहीं थी, वो वहीं पर रुक गई थी। चित्रा आक्रोश भरे लहजे में कहती है, अगर मेरे माता पिता ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी, तो क्या मैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर नहीं लगा सकती? आखिर मेरे अंदर भी तो उन्हीं का खून दौड़ रहा है। अब तक मैं उस काली दुनिया से दूर भागती रही सिर्फ इसलिए ताकि मेरे बेटे युग पर उस काली दुनिया का कोई बुरा असर ना पड़े। पर अब जब बात मेरे युग बेटे की जान पर ही आ गई है, तो उसकी जान बचाने के लिए मैं जरूर उस काली दुनिया में कदम रखूंगी। अधूरी डायन से पूरी डायन बनूंगी और फिर महाडायन। चित्रा की बात सुनकर रुबीना खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, ये हुई ना बात चित्रा, अब उस भक्षानर के अंश की खैर नहीं। आज से तुम्हारी एक नई जिंदगी के साथ ही डायन बनने का सफर शुरू होता है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। ये हुई ना बात चित्रा, अब उस भक्षानर के अंश की खैर नहीं। आज से तुम्हारी एक नई जिंदगी के साथ ही डायन बनने का सफर शुरू होता है। जैसे ही रुबीना ये बात बोलती है, आंसू की बूंद के अंदर फिर से हलचल होनी शुरू हो जाती है। युग को सब कुछ धुंधला नजर आने लग जाता है। युग मन में सोचने लग जाता है, इसका मतलब वो रुबीना जी थी जिन्होंने माँ को काली दुनिया में प्रवेश करवाया, उन्हें अधूरी डायन से पूरी डायन बनने में मदद की और फिर डायन से महाडायन। युग इस बारे में सोच ही रहा था कि आंसू की बूंद के अंदर युग को फिर से चित्रा का चेहरा स्पष्ट नजर आने लग जाता है। चित्रा युग से कहती है, युग बेटा, मैं कभी डायनों की काली दुनिया में कदम नहीं रखना चाहती थी, पर मुझे उस काली दुनिया में कदम रखना पड़ा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि अगर कभी तुम पर कोई मुसीबत आ जाए तो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं, इस काबिल बन सकूं कि अपने बेटे को उस भक्षानर से बचा सकूं।
पिछली बार की तरह उससे तुम्हारी जान की भीख ना मांगू। चित्रा की बातें सुनकर युग मन में सोचने लग जाता है, माँ ने क्या क्या किया है मेरे लिए। मेरी जान बचाने के लिए भक्षानर के साथ बेसहा किया और फिर मुझे सुरक्षित रख सके इसलिए डायन बनने निकल पड़ी। और मैं था कि माँ के बारे में इतना बुरा भला सोचता था, उन्हें कोसता रहता था। युग को अपने किए पर शर्मिंदगी आने लग जाती है, खुद से घिन महसूस होने लग जाती है। चित्रा फिर युग से बोल पड़ती है, उस दिन रुबीना के आने से पहले मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊंगी और क्या करूंगी, पर रुबीना के आने के बाद मुझे सब कुछ पता चल गया। मेहंदी पथार से रुबीना सीधे मुझे मायूंग ले गई। जैसे ही चित्रा मायूंग का जिक्र करती है, युग मन में सोचता है, ये मायूंग तो कहीं सुना सुना सा लग रहा है। हाँ, यही तो वो गांव है जहां पर चैटर्जी पला बढ़ा है। चित्रा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए युग से कहती है, मायूंग गांव ही तो है जिसे भारत के काले जादू की राजधानी कहा जाता है। वहीं पर सब प्रकार के काले जादू और तंत्र मंत्र भी किए जाते हैं और सिखाए भी जाते हैं। मेरे डायन बनने का सफर भी उसी मायूंग गांव से शुरू हुआ था। जब मैं इंसानी जीवन जी रही थी उस वक्त माँ ने मुझे कहा था कि मुझे मेरे बाल हमेशा ढक कर रखने हैं, वरना लोग मुझ पर शक करेंगे। और जब मैं डायन बनने के सफर पर निकली तो रुबीना ने मुझे बताया कि मुझे मेरे बाल कभी भी ढक कर नहीं रखने हैं, क्योंकि डायन की चोटी से ही उसकी शक्ति का अंदाजा लगाया जाता है। उसकी चोटी जितनी मोटी लंबी होगी उसके पास उतनी ही शक्तियां होगी। युग बड़े गौर से चित्रा की सारी बातें सुनते जा रहा था। चित्रा एक लंबी आह भरते हुए फिर युग से बोल पड़ती है, युग बेटा, डायन बनने के कई पड़ाव थे जिसे एक एक करके मुझे पार करना था, और पहला पड़ाव था इंसानी खून और मांस खाना। जब रुबीना ने मुझे इंसान का शिकार करने बोला तो मैंने उसे सीधे मना कर दिया और उसे अच्छे से समझा दिया कि मैं डायन बनना चाहती हूँ, अपने बेटे और बाकी इंसानों की जान बचाने के लिए, उन इंसानों को मारने के लिए नहीं। रुबीना ने मुझे बहुत फोर्स किया कि मैं किसी इंसान का शिकार करूं। उन्हीं के खून और मांस से डायनों को ताकत मिलती है, पर मैं भी अपनी बात पर अड़ी रही कि मैं किसी इंसान को बेवजह नहीं मारूंगी। फिर मेरी जिद के आगे रुबीना को ही झुकना पड़ा। उसी ने रास्ता खोज निकाला। उसने मुझे कहा, तुम इंसानों को भले ही नहीं मारो, पर उनका मांस और खून तो पीना ही होगा, उसी से तुम्हारी काली शक्तियां जागृत होगी। और फिर मुझे ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ी। मैं रुबीना द्वारा मेरे लिए लाया गया मांस और खून पीने लग गई। डायन बनने के लिए मुझे खुद अपने जमीर को मारना पड़ा। कोई भी चीज उतनी आसान होती नहीं युग बेटा जितनी दिखती है। चित्रा फिर युग से बोल पड़ती है, इंसानों के खून और मांस खाने के बाद जैसे जैसे मैं एक पड़ाव के बाद अगला पड़ाव पार करते गई, मुझे डायनों के पास जो सामान होता है वो मिलता गया। मुझे एक भक्षक पात्र मिला, वो पात्र जिसमें डायने इंसानों का मांस और खून पिया करती थी। मुझे डायन शास्त्र किताब दी गई, वो किताब जिसमें डायनों के तंत्र मंत्र के बारे में लिखा हुआ होता है, उनके टोने टोटकों के बारे में। वहीं से मैंने मंत्रों की सिद्धि हासिल की। सबसे कठिन पड़ाव पार करने के बाद मुझे एक काली बिल्ली भी मिली जिसका नाम लूसी था। युग मन में सोचने लग जाता है, इसका मतलब लूसी पहले माँ के पास थी, तभी वो माँ को जानती थी। माँ ने ही डायना को वो बिल्ली दी होगी। चित्रा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, हम डायनों की आधी शक्ति और जान बिल्लियों में होती है, और मैंने भी अपनी आधी शक्ति लूसी में डालकर रखी हुई थी। मैं एक एक करके सारे पड़ाव पार करते जा रही थी। मैंने सोच लिया था कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, मैं डायन बनकर ही रहूंगी। और फिर वो दिन आ ही गया जब मैं एक आखिरी पड़ाव पार करके पूरी तरह डायन बन गई। अब मुझे डायन से बस महाडायन बनने तक का सफर तय करना था, जो उससे ज्यादा कठिन और मुश्किल था। युग बेटा, मैं डायन से महाडायन बनने की तैयारी कर ही रही थी कि तभी मुझे रुबीना ने एक खबर दी, एक ऐसी खबर जिसे सुनकर मैं पूरी तरह टूट गई थी। युग मन में सोचने लग जाता है, ऐसी क्या खबर मिली होगी माँ को। चित्रा युग से कहती है, और वो खबर ये थी कि तुम्हारे भैया विराट की मौत हो गई थी, और उन्हें मारने वाला कोई और नहीं बल्कि यक्षिणी थी। यक्षिणी ने अमावस्या की रात को विराट को अपना शिकार बनाया था। जब ये खबर मुझे मिली तो मेरे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। आखिर कैसे न खिसकती। विराट एक बहुत अच्छा और नेक लड़का था, तुम्हारी तरह वो भी मेरे बेटे की तरह ही था। उस वक्त मुझे सबसे ज्यादा चिंता अगर किसी की थी तो वो वंदना की थी। मैं उसी के बारे में सोच रही थी कि उस बेचारी पर क्या बीत रही होगी, वो किस हाल में होगी। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं अपना सब कुछ छोड़कर उसके पास चले जाऊं, उसके बुरे वक्त में उसका सहारा बनूं। पर उस वक्त मेरी महाडायन बनने की साधनाएं चल रही थी। मैं बिना महाडायन बने वापस गांव नहीं जा सकती थी। इसीलिए मैंने अपने जज्बातों और एहसासों को अपने अंदर ही मार लिया और चुपचाप इस दर्द को अकेले सहती रही। चित्रा की आंखों में आंसू नजर आने लग गए थे, जैसे विराट की मौत का उसे आज भी गम हो। चित्रा नम लहजे के साथ फिर युग से बोल पड़ती है,
युग बेटा, मुझे पता था विराट को जिसने मारा था वो जरूर भक्षानर ही होगा और हर बार की तरह इस बार भी उसने नाम यक्षिणी का ही लगाया होगा। पर इस बार एक विचित्र घटना हुई थी, वो ये कि घाट पर विराट की लाश भी मिली थी। वरना जब से भक्षानर ने यक्षिणी की जगह काला साया बनकर शिकार करना शुरू किया था, तब से किसी भी शिकार की लाश नहीं मिल रही थी। यही बात मैं हजम नहीं कर पा रही थी कि इस बार ऐसा कैसे हो गया। मुझे लगने लग गया था कि कहीं यक्षिणी सच में तो आजाद नहीं हो गई, उसी ने तो विराट को अपना शिकार नहीं बनाया। यही जानने के लिए मैंने लूसी को गांव भेजा था, ताकि सच क्या है वो मुझे पता चल पाए। और जब लूसी वापस आई मेरे पास खबर देने, तो उसने मुझे वो बातें बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता था। इतना कहकर चित्रा चुप हो जाती है। युग और ज्यादा उतावला हो जाता है ये बात जानने के लिए कि लूसी ने वापस आकर चित्रा को क्या बताया था। चित्रा धीरे धीरे युग से कहती है, जब लूसी वापस आई तो उसने मुझे बताया कि विराट का शिकार करने वाली कोई और नहीं बल्कि यक्षिणी ही है। यक्षिणी ने ही विराट का शिकार किया है और वो अनुराग के साथ फिर से ग्रेवयार्ड कोठी में रहने लग गई है। वो सिर्फ अनुराग के साथ रह नहीं रही है, बल्कि वो सब कर रही है जो एक पत्नी अपने पति के साथ बंद कमरे में हम बिस्तर होने पर करती है। जब युग चित्रा के मुंह से ये बात सुनता है तो वो भूल जाता है कि चित्रा इस वक्त उसके पास नहीं थी और वो खुद ब खुद बोल पड़ता है, ये आप क्या कह रही हैं माँ? यक्षिणी ने विराट भैया का शिकार किया था, वो कब आजाद हो गई? चित्रा कहती है, मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर यक्षिणी कैसे अनुराग के साथ रह सकती है, ये जानते हुए भी कि अब वो अनुराग नहीं है, उसके अंदर भक्षानर का अंश प्रवेश कर चुका है। आखिर उसी ने तो उसे कैद किया था और जब कैद से रिहा कर दिया तो वो उसके साथ क्यों रह रही थी? वहां से वो भाग क्यों नहीं गई? चित्रा जिन सवालों के बारे में सोच रही थी, युग भी उन सवालों के बारे में सोचने लग गया था। चित्रा फिर बोल पड़ती है, पर मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही थी कि आखिर यक्षिणी ये सब क्यों कर रही थी। मुझे लगने लग गया था कि कहीं वो भी भक्षानर के साथ मिल तो नहीं गई। यही सब जानने के लिए मैंने फिर लूसी को वहीं पर रहने की सलाह दी थी। उसे ग्रेवयार्ड कोठी में नजर रखने के लिए कह दिया था। कुछ दिनों बाद मुझे लूसी ने एक और संदेश भेजा और वो संदेश प्रशांत के बारे में था। चित्रा नम लहजे के साथ कहती है, लूसी ने मुझे संदेश भेजा था कि प्रशांत लापता है। जिस फूफा जी से मिलने वो उनके गांव गया था वो वहां पर पहुंचा ही नहीं था। मेरे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि प्रशांत तो मेरे सामने ही बस में बैठा था। फिर वो अपने फूफा के यहाँ कैसे नहीं पहुंचा? क्या वो बस से उतर गया था? और अगर बस से उतर भी गया था तो वापस से अपने घर क्यों नहीं गया? गांव में तो ये अफवाह फैल चुकी थी कि यक्षिणी ने ही प्रशांत को अपना शिकार बना दिया था, क्योंकि वो उसी रात गायब हुआ था जिस रात अमावस्या थी। प्रशांत की पत्नी पाउली ने भी इस बात को कबूल कर लिया था, बस मैं ही कबूल नहीं कर पा रही थी। गांव में एक और अफवाह फैली हुई थी और वो मेरे बारे में थी। इतना कहकर चित्रा चुप हो जाती है। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो ये बात युग को नहीं बताना चाहती थी। उसे खुद शर्म आ रही थी ये बात युग को बताने में, पर वो जानती थी उसने युग से वादा किया था कि वो युग से कुछ नहीं छुपाएगी। इसलिए वो हिम्मत करते हुए फिर युग से बोल पड़ती है, गांव में ये अफवाह फैली हुई थी कि मैं किसी के साथ भाग गई हूँ। गांव में मुझे लेकर तरह तरह की बातें हो रही थी। मेरे दामन पर तो कलंक लगाया ही जा रहा था, साथ में मेरी इज्जत भी उछाली जा रही थी। और मैं जानती थी कि अफवाह फैलाने वाला कोई और नहीं, अनुराग ही होगा। पर मेरी समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्यों कर रहा था। चित्रा गुस्से भरे लहजे में कहती है, मेरे सामने कई सारे सवाल थे, पर मुझे पता था कि इनके जवाब मुझे तभी मिलेंगे जब मैं वापस गांव जाऊंगी। पर वापस गांव जाने के लिए मुझे महाडायन बनना पड़ेगा, तभी मैं वहां पर जा सकती हूँ। इसलिए मैंने पूरे जोश के साथ वापस से महाडायन बनने की तैयारी शुरू कर दी। महाडायन बनने की तैयारी में इस तरह डूब गई कि मैंने अपना तक ख्याल नहीं रखा। बस रात दिन साधनाएं और तंत्र ज्ञान ग्रहण करती गई। और फिर वो दिन भी आ गया जब सारी चुनौतियों को पार करके मैं महाडायन बन गई। मैं महाडायन तो बन गई थी, पर जिस तरह मैं इंसानी रूप में अधूरी डायन थी, उसी तरह महाडायन की उपाधि मिलने के बाद भी मैं अधूरी महाडायन ही रही, क्योंकि महाडायन के पास उसका हरा हीरा होना बहुत जरूरी होता है। और मैं वो हरा हीरा तो पहले अनुराग के हवाले कर चुकी थी, उसके साथ बिसाह करके। मुझे पहले उससे वो हीरा हासिल करना था, उसी के बाद मैं उसको हरा सकती थी। मैं सोच ही रही थी कि मैं किस तरह से अनुराग से वो हरा हीरा छीन सकती हूँ। उससे पहले मेरे सामने एक और समस्या आकर खड़ी हो गई। युग अपना आपा खोते हुए फिर बोल पड़ता है, कैसी समस्या माँ? चित्रा युग को सब कुछ बताते हुए कहती है, वैसे तो लूसी ग्रेवयार्ड कोठी में होती छोटी मोटी चीजों की खबर भेजकर बता दिया करती थी। उसी ने मुझे बताया था कि वंदना एक सौदाइन है और उसने यक्षिणी के साथ विसाह किया है। उसी ने मुझे बताया था कि अनुराग फिर से यक्षिणी की कहानी लिख रहा है, पर मैं जानती थी कि वो यक्षिणी की नहीं, खुद अपनी कहानी लिख रहा था।
पर एक ऐसी बड़ी खबर थी जिसे मुझ तक पहुंचाने के लिए लूसी ने संदेश नहीं भेजा, बल्कि वो खुद मेरे पास आ गई। और वो खबर ये थी कि यक्षिणी ने वो अनुराग जिसके अंदर भक्षानर का अंश है उसे मार दिया है, उसका अंत कर दिया है। चित्रा की ये बात बोलते ही युग अपने कान और तेज कर लेता है और गौर से चित्रा की बातें सुनने लग जाता है। चित्रा फिर युग से बोल पड़ती है। लूसी ने मुझे बताया कि ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर जो इमली का पेड़ है उसी पर बैठकर वो अनुराग पर नजर रखा करती थी। वहीं से उसे दिख जाता था कि ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर क्या चल रहा है, और कान तो उसके पहले से ही तेज थे। लूसी ने मुझे बताया कि अमावस्या की रात जब अनुराग ने कहानी लिखकर खत्म कर दी और वो अपने पब्लिशर से बात कर रहा था, उसी वक्त यक्षिणी वहां पर आई और फिर पूरी ग्रेवयार्ड कोठी के चारों तरफ इतना ज्यादा काला धुआं छा गया था कि उसके बाद लूसी देख ही नहीं पाई कि ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर क्या हुआ। कुछ देर तक अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, पर फिर अचानक अनुराग की बहुत तेज चीखने की आवाज आई और वो आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी थी। उस चीख के बाद ग्रेवयार्ड कोठी एक बार सन्नाटे में चली गई और लूसी कुछ सुन नहीं पाई। जब रात से सुबह होने के साथ ही धुआं छट गया, तब लूसी ने देखा ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर कोई नहीं था और गांव के कुछ लोग ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर जमा हो गए थे। लोग बातें कर रहे थे कि रात में उन लोगों ने भी अनुराग की चीख सुनी थी और यक्षिणी ने अनुराग को अपना शिकार बना डाला है। ये खबर बहुत बड़ी थी, इसलिए लूसी तुरंत गांव से निकल गई मुझ तक ये खबर पहुंचाने के लिए। युग अपनी नजरें चित्रा पर ही टिकाए हुए था और बड़े गौर से उसकी सारी बातें सुन रहा था। चित्रा फिर बोल पड़ती है। जब लूसी ने ये सब बात बताई तो मैं तो बहुत खुश थी कि चलो वक्त रहते शायद यक्षिणी की आंखें खुल गईं और उसने उस भक्षानर का अंत कर दिया। पर लोगों की बात का भरोसा न कर मैं खुद वहां जाकर इस बात की पक्की जानकारी पता करना चाहती थी कि अनुराग को क्या सच में यक्षिणी ने मार दिया है। पर जब मैं वहां गई तो मेरी सारी खुशियां मातम में बदल गई। जो मैं सोच भी नहीं सकती थी वो हो रहा था बंगला मुड़ा गांव में। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। जब मैं वो हीरा लेने के लिए वहां पर गई तो मेरी सारी खुशियां मातम में बदल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी वो हो रहा था बंगला मुड़ा गांव में। चित्रा की ये बात कहते ही आंसू की बूंद के अंदर फिर से हलचल होनी शुरू हो जाती है। युग को सब कुछ धुंधला नजर आने लग जाता है। कुछ देर बाद जब युग को चीजें क्लियर नजर आती हैं तो युग देखता है कि रात के अंधेरे में चित्रा लूसी के साथ काला झाड़ी जंगल पार कर रही थी। चित्रा अपने कदम आगे बढ़ाते हुए खुद से कहती है, अच्छा हुआ उस यक्षिणी ने भक्षानर के अंश को खत्म कर दिया। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे बेटे युग पर भविष्य में जो खतरा आने वाला था वो हमेशा हमेशा के लिए टल चुका है। यक्षिणी ने उस भक्षानर को मार दिया। अब मैं यक्षिणी से वो सब कुछ पूछ लूंगी जो मैं उससे पूछना चाहती थी। मैं पूछूंगी उससे कि आखिर उसने अनुराग के साथ क्यों और क्या बिसाह किया था। मैं पूछूंगी उससे कि आखिर उसने रज्जन को क्यों श्राप दिया था। आखिर उससे ऐसी क्या गलती हो गई थी जिसकी उसने इतनी बड़ी सजा दे दी थी। चित्रा ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे एहसास होता है कि जैसे उसके पास से कोई गुजरा हो। एक तेज हवा का झोंका चित्रा के पास से गुजरता है। उस एहसास मात्र से ही चित्रा एकदम शांत पड़ गई थी। चित्रा अपने आसपास देखती है, पर सिवाय काला झाड़ी जंगल में फैले घने लंबे पेड़ों और अंधेरे के सिवा उसे कुछ नजर नहीं आता है। चित्रा कुछ घबराते हुए खुद से कहती है, ये कैसा एहसास था? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे पास से अभी अभी कोई गुजरा है और वो गुजरने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि वो काला। इतना कहकर चित्रा खुद चुप हो जाती है। वो अपनी जुबान पर काले साए का नाम तक नहीं लेना चाहती थी। उसके अंत के साथ ही उसे हमेशा हमेशा के लिए भूलना चाहती थी। चित्रा खुद से बात करते हुए कहती है, ये सब मेरा वहम है और कुछ नहीं। यक्षिणी उस काले साए को मार चुकी है और यही सच है। चित्रा, इसे कबूल कर और आगे बढ़। तुझे यक्षिणी से मिलना है कि नहीं मिलना है, वो ग्रेवयार्ड कोठी में ही होगी। खुद से यही सब बड़बड़ाते हुए चित्रा फिर अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाती है। जैसे जैसे चित्रा ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ बढ़ते जा रही थी, उसके दिल की धड़कन भी बढ़ते जा रही थी। चित्रा अपने कदम बढ़ाई रही थी कि तभी उसे आसमान में कुछ दिखाई देता है, कुछ ऐसा जिसे देखकर उसके कदम फिर एक बार अपने आप थम जाते हैं। वो अपना एक कदम तक आगे नहीं बढ़ाती है। चित्रा आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, ये तो बॉटफ्लाई है। इतने सारे बॉटफ्लाई, वो भी एक साथ। आसमान में ढेर सारे बॉटफ्लाई उड़ रहे थे।
आसमान में देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे आसमान बॉट फ्लाई से ढका हुआ हो। काले आसमान ने बॉट फ्लाइज की चादर ओढ़कर रखी हुई हो। वो सभी बॉट फ्लाई आसमान में एक जगह पर ही रुके हुए थे, जैसे किसी चीज के होने का इंतजार कर रहे हो। उन बॉट फ्लाई को देखते हुए ही चित्रा को कुछ याद आने लग जाता है और वो हैरानी के साथ खुद से बोल पड़ती है, ये बॉट फ्लाई तो मैंने तब देखे थे जब अमावस्या और पूर्णिमा की रात अनुराग काला साया बनकर घाट पर शिकार किया करता था। पर अब ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अगर उस काले साए का अंत हो गया है तो फिर इन बॉट फ्लाई का अंत भी हो जाना चाहिए था। ये बॉट फ्लाई आखिर उसकी काली शक्तियों से ही तो बने हुए हैं। जिस तरह यक्षिणी को जुगनुओं से शक्ति मिलती है, उसी तरह उस काले साए को भी तो इन्हीं बॉट फ्लाई से शक्ति मिलती है। यही तो लिखा हुआ था अनुराग की उस कहानी में जो मैंने पढ़ी थी। यही सब सोचते हुए चित्रा एकटक नजर से उन बॉट फ्लाई को देख ही रही थी कि तभी उन बॉट फ्लाई में हलचल होने लग जाती है और वो सभी तेजी के साथ उड़ते हुए एक ही दिशा की तरफ जाने लग जाते हैं। चित्रा उन बॉट फ्लाई में कुछ नोटिस करते हुए कहती है, ये बॉट फ्लाई तो ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ जा रहे हैं। ये उस तरफ क्यों जा रहे हैं, वो भी एक साथ इतनी बड़ी तादाद में? चित्रा हड़बड़ाहट के साथ अपने कदम बढ़ाने लग जाती है और उसी के साथ लूसी भी अपने कदम बढ़ाने लग जाती है। चित्रा ग्रेवयार्ड कोठी के पास पहुंची थी कि तभी उससे ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर ढेर सारा धुआं उठते हुए नजर आता है। चित्रा उस धुएं को देखते हुए हैरानी के साथ खुद से कहती है, ये इतना सारा धुआं यहाँ पर कैसे? ऐसा ही काला धुआं तो घाट पर नजर आता था जब वो काला साया शिकार करके गायब हो जाया करता था। इसका मतलब ये हुआ कि चित्रा ने इतना कहा ही था कि ग्रेवयार्ड कोठी के आसपास जितना भी काला धुआं फैला हुआ था वो धीरे धीरे छटने लग जाता है और उसी काले धुएं में आसमान से आते हुए ढेरों बॉट फ्लाई मिलने लग जाते हैं। देखते ही देखते ग्रेवयार्ड कोठी के सामने एक काला साया आकर खड़ा हो जाता है। वो काला साया जिसका शरीर धुएं और बॉट फ्लाई से बना हुआ था, जिसकी बड़ी बड़ी दो आंखें पीले रंग में चमक रही थी। जैसे ही चित्रा उस काले साए को वहां पर देखती है, वो झाड़ियों के पीछे छुप जाती है। लूसी भी चित्रा के साथ झाड़ियों में ही छुप जाती है ताकि उस पर काले साए की नजर ना पड़े। चित्रा उस काले साए को देखते हुए मन ही मन डरते हुए खुद से कहती है, ये काला साया तो अभी तक जिंदा है, ये कैसे हो सकता है? अगर ये जिंदा है तो फिर यक्षिणी ने जिसे मारा था, फिर वो कौन था? वो काला साया वहां पर अकेला खड़ा नहीं था। उसी के सामने जमीन पर अनुराग का शव पड़ा हुआ था। अनुराग का शरीर पूरी तरह से सफेद पड़ गया था, जैसे उसके अंदर खून की एक बूंद तक ना हो। अनुराग के शरीर में हर जगह कई टांके लगे हुए थे, जैसे अनुराग के शरीर को काट कर पहले उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए हो और फिर बाद में उसके शरीर को जोड़ दिया गया हो। टांके लगने के निशान अभी तक उसके शरीर पर मौजूद थे। उसका पूरा शव नग्न अवस्था में वहां पर पड़ा हुआ था। अनुराग का शरीर जमीन पर जिस जगह पर रखा हुआ था वहीं पर एक निशान बना हुआ था और वो निशान था ट्रायंगल के अंदर आंख का, वही 5वां निशान जो भक्षानर होने की निशानी है। वो काला साया अनुराग के शव को देखते हुए खुद से कहता है, मैं तेरे शरीर से निकलना नहीं चाहता था अनुराग, पर क्या करूं, उस यक्षिणी के कारण मुझे तेरे शरीर में से निकलना पड़ा। उसने मुझ पर हमला जो कर दिया था। दूर झाड़ियों में छुपे होने के बावजूद भी चित्रा को उस काले साए की सारी बातें सुनाई दे रही थी। चित्रा को वो आवाजें सुनाई देती भी कैसे नहीं, आखिर उसके पास डायन की तरह तेज सुनने की शक्ति जो थी। वो काला साया गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, ये सब उस यक्षिणी का किया धरा है, उसी के कारण ये सब हुआ है। वो चालाक यक्षिणी मेरा अंत करना चाहती थी, पर उसे पता नहीं मैं भक्षानर का वो अंश हूं जिसका अंत ही अनंत है। मेरा अंत मुझे अनंत की तरफ भेजता है, वो मेरा अंत नहीं कर सकती। काला साया चालाकी भरे लहजे में कहता है, मैंने उस यक्षिणी को वहीं पर भेज दिया जहां पर वो पहले थी। अब वो वहां से कभी नहीं आएगी, धीरे धीरे मरती सड़ती रहेगी वहां पर। चित्रा घबराते हुए खुद से कहती है, इसका मतलब ये हुआ कि उस काले साए का अंत नहीं हुआ है। यक्षिणी ने काले साए को नहीं मारा है, पर फिर वो चीख किसकी थी जो ग्रेवयार्ड कोठी से निकली थी, जिसे लूसी ने सुना था? आखिर उस अमावस्या की रात यक्षिणी और काले साए के बीच क्या हुआ था, और अब यक्षिणी कहां पर है? चित्रा के मन में ये सारे सवाल चल ही रहे थे कि तभी वो काला साया अनुराग के शरीर को एकटक देखते हुए फिर बोल पड़ता है, अनुराग, मन तो कर रहा है कि मैं अभी के अभी तेरे शरीर में वापस प्रवेश कर लूं, पर यह इस वक्त मुमकिन नहीं है। तेरे शरीर में इतने सारे टांके जो लग चुके हैं, पहले मुझे इनके भरने का इंतजार करना पड़ेगा, तभी मैं तेरे शरीर में दोबारा प्रवेश कर पाऊंगा। एक तेरा ही तो शरीर है जिसके अंदर मैं प्रवेश कर सकता हूँ।
जो मेरी काली शक्तियों का भार सह सकता है, वरना अगर एक आम इंसान के शरीर में प्रवेश करूंगा तो उसका शरीर उसी वक्त दम तोड़ देगा। चित्रा बड़े गौर से काले साये की सारी बातें सुनते रहती है। वो काला साया फिर बोल पड़ता है, एक एक करके मेरे दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। पहले तो बस वो यक्षिणी मेरी दुश्मन थी, फिर तेरी वो पत्नी चित्रा भी मेरी दुश्मन बन गई। पता नहीं कहाँ छुप कर बैठी है वो डायन। एक बार वो मेरे हाथ आ जाए उसे छोड़ूंगा नहीं। ये 2 दुश्मन क्या कम थे, जो अब एक तीसरा दुश्मन भी बन गया है। जानता है वो तीसरा दुश्मन कौन है? काला साया अनुराग के चेहरे के पास जाते हुए कहता है, वो तीसरा दुश्मन कोई और नहीं, तेरा मुंह बोला भाई दिलीप है। जैसे ही चित्रा काले साये के मुंह से दिलीप का नाम सुनती है, वो और ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि दिलीप को भी काले साये के बारे में पता चल गया था और वो उसका दुश्मन बन गया था। काला साया अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, उस दिलीप को तो जरा सी भी मेरे वजूद की भनक नहीं है। वो तो जाने अनजाने में मेरा दुश्मन बन गया है। उस पागल को लगता है कि यक्षिणी इस ग्रेवयार्ड कोठी में रहती है और उसी ने अमावस्या की रात तेरा खून किया है, तुझे अपना शिकार बनाया है। वो यक्षिणी अब किसी और मर्द को अपना शिकार ना बनाए, इसी वजह से वो दिलीप 3 धर्म गुरुओं को लेकर आ रहा है, वो भी अलग अलग धर्म के, ताकि यक्षिणी को हमेशा हमेशा के लिए ग्रेवयार्ड कोठी में कैद कर सके। पर उसे क्या पता, यक्षिणी तो पहले से ही ग्रेवयार्ड कोठी में। इतना कहकर काला साया डरावनी हंसी के साथ हंसने लग जाता है। काला साया फिर बोल पड़ता है, उस दिलीप ने उन 3 धर्म गुरुओं को बुला लिया है और इस वक्त वो तीनों हवेली में बैठकर तैयारी कर रहे हैं यक्षिणी को कैद करने की। कल रात वो तीनों यहाँ पर आने वाले हैं यक्षिणी को कैद करने के लिए, इसलिए मैं भी तैयारी में लगा हूँ, उन तीनों की मौत की तैयारी में। वो तीनों धर्मगुरु यहाँ ग्रेवयार्ड कोठी में आएंगे तो जिंदा ही, पर यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएंगे। यक्षिणी को कैद करने आए हैं ना, पर खुद कैद होकर रह जाएंगे। काला साया अनुराग के शरीर के चारों तरफ घूमते हुए कहता है, अनुराग तू तो अब मुझसे बातें ही नहीं करता, पहले कितनी बातें करता था। पर मुझे पता है, अगर तू इस वक्त जिंदा होता, तेरे अंदर सांसें होती, तो तू मुझसे यही पूछता ना कि मुझे डर नहीं लग रहा उन 3 धर्म गुरुओं से। काला साया अनुराग के एकदम पास जाते हुए धीरे धीरे कहता है, सच कहूं तो डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। तभी तो यहाँ पर कल रात होने वाले खेल की तैयारी कर रहा हूँ। पर डर भी तेरी वजह से लग रहा है, तेरे इस कटे हुए शरीर की वजह से। अगर तेरा ये शरीर कटा हुआ नहीं होता तो फिर डरने की कोई बात ही नहीं होती। इस वक्त मेरी एक कमजोरी है, वो है तेरा ये शरीर। चाहे कुछ भी हो, तेरा ये शरीर उन 3 धर्म गुरुओं के हाथ नहीं लगना चाहिए, वरना वो मेरा तो कुछ नहीं कर पाएंगे, पर मुझे मेरे मकसद को पाने से जरूर रोक देंगे और फिर मुझे सालों तक इंतजार करना पड़ेगा, जो मैं अब नहीं करना चाहता। इसलिए मुझे तेरे शरीर को सुरक्षित रखना है। मैं नहीं चाहता कि तेरा ये शरीर किसी के भी हाथ लगे। आखिर ब्रह्मांड पर राज करने के लिए मुझे एक शरीर की जरूरत तो पड़ेगी ना, मुझे किसी के शरीर में तो पनाह लेनी ही पड़ेगी ना। और मैंने अभी तुझे बताया कि क्यों मैं तेरे सिवा किसी और इंसान के शरीर में पनाह नहीं ले सकता। हाँ, तेरे बेटे युग के शरीर में जरूर पनाह ले सकता हूँ, पर अभी नहीं, अभी वो छोटा है। मुझे किसी के शरीर में पनाह लेने के लिए उसका वयस्क होना बहुत जरूरी है, और अभी तो तेरा बेटा बच्चा ही है। काले साये के मुंह से ये बात सुनकर चित्रा और ज्यादा घबरा जाती है। उसे युग की फिक्र होने लग जाती है। काला साया अनुराग को देखते हुए फिर से बोल पड़ता है, आज के लिए बातें बहुत हुई और अब चालें होंगी। अनुराग, अब बाकी बातें तब होगी जब मैं दोबारा तेरे शरीर के अंदर प्रवेश करूंगा। मैं तेरे शरीर को वहीं पर ले जाऊंगा जहां पर तेरा जन्म हुआ था, जहां पर जाकर मेरे अंश ने तेरे शरीर के अंदर पनाह ली थी। इतना कहकर वो काला साया अपने दोनों हाथ सामने करता है और उसके हाथ में से कई सारे बॉटफ्लाई निकलने लग जाते हैं। वो बॉटफ्लाई एक के ऊपर एक जमा होते हैं और एक ताबूत का आकार लेने लग जाते हैं। उसी वक्त काला साया कोई सा मंत्र बड़बड़ाता है और बॉटफ्लाई से बना हुआ ताबूत एक असली लकड़ी के ताबूत के रूप में बदल जाता है। उस ताबूत को देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो ताबूत बॉटफ्लाई से बना हुआ था, वो एकदम असली लग रहा था। काला साया अपनी जादुई शक्ति से अनुराग के नग्न शरीर को हवा में उठाता है और उस ताबूत के अंदर रख देता है। काला साया मंत्र पढ़ते हुए कहता है,
ए आसुरी रक्तवास से अघोर कर्म करिके दृश्य कुरु कुरु प्रदानम स्वाहा। अगले ही पल काले साए के हाथ में 2 कांच की छोटी छोटी बरनी आ जाती है। उन बरनी के आसपास धुआं था, जिस कारण समझ नहीं आ रहा था कि उसके अंदर क्या था, पर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर कुछ न कुछ तो जरूर रखा हुआ था। काला साया अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए उन दोनों बरनी को ताबूत के सामने करते हुए कहता है, जानता है अनुराग इन बरनियों के अंदर क्या है? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।